प्रिय विद्यार्थियों, CEW 102 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो अध्याय हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है कुछ विशेष उद्देशीय औजार, सम स्पेशल पर्पस टूल्स। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में जब साधारण औजारों से काम नहीं हो पाता है, तब उन परिस्थितियों में हमें कुछ विशेष औजारों की आवश्यकता पड़ती है। अतः वायरमैन को विशेष औजारों का परिचय व उनसे काम करने का भी अनुभव प्राप्त करना चाहिए। वायरमैन ही क्या, प्रत्येक कारीगर के लिए औजार ही उसके हाथ पांव व रोजी रोटी होते हैं और बिना औजारों के उससे किसी प्रकार के अच्छे निर्माण व मरम्मत कार्य की आशा करना मुश्किल है। अतः प्रत्येक प्रशिक्षार्थी, कारीगर अथवा वायरमैन के पास प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले औजार होने चाहिए और उसको उनके उपयोग एवं अनुरक्षण का ज्ञान भी होना चाहिए। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर विशेष उद्देशीय औजारों से भी काम लेना आना चाहिए ताकि कोई कार्य ना रुक सके। तो आइए अब हम स्पेशल पर्पस टूल्स अर्थात विशेष उद्देशीय औजारों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम वाटर स्टोन। इसका आधार लकड़ी का बना होता है और ऊपर चाकू इत्यादि की धार तेज करने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा लगा होता है। इस पत्थर पर धातु के औजार जिनकी धार करनी होती है घिसे जाते हैं। यह लगभग 150 मिलीमीटर गुणा 50 मिलीमीटर गुणा 25 मिलीमीटर के आकार का होता है। सावधानियां व रखरखाव। इस्तेमाल के बाद इसे फेंकना नहीं चाहिए। इस्तेमाल के समय इस पर पानी डालते रहना चाहिए जो कूलेंट का कार्य करता है। ब्रेस मशीन अर्थात बिट सहित रैचे। इसका प्रयोग लकड़ी में छेद करने के लिए किया जाता है। इससे ऐसे स्थानों में छेद करते हैं जहां ड्रिल मशीन में छेद करने में परेशानी होती है, जैसे कोने इत्यादि। यह भी लोहे की बनी होती है व पीछे पकड़ने के लिए हत्था लगा होता है। यह तथा इसमें लगने वाली बिटें 6 मिलीमीटर अर्थात 1/4 इंच तक के साइज में मिलते हैं। सावधानियां व रखरखाव। कमजोर और छोटी बिट पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। ड्रिल को वस्तु से 90 डिग्री कोण पर या लंबवत रखना चाहिए। छेद करने से पहले निशान लगा लें। बड़ा छेद करने के लिए हो सके तो पहले पतला छेद करें, फिर सही बिट लगाकर बड़ा छेद करें। छेद करते समय कंपन या झटका महसूस हो तो ड्रिल से छेद नहीं करना चाहिए। छेद करने के पश्चात ड्रिल को निकालने के लिए मशीन को उल्टी दिशा में घुमाना चाहिए। बिट को मशीन में मजबूती से कसना चाहिए। घूमते हुए सभी भागों में तेल डालना चाहिए। अब हम पिंसर का अध्ययन करेंगे। यह लोहे का एक बहुउपयोगी औजार है। यह कैंची की तरह होता है व आगे गोल होता है। इससे कील निकालने में आसानी होती है। लकड़ी से पुरानी या ठीक तरह से जो कीलें नहीं निकलती हैं, इससे पकड़कर आसानी से निकाली जा सकती हैं। कार्यों के अनुसार यह अलग अलग साइज का आता है। यह निम्न साइजों में बाजार में उपलब्ध होते हैं, जैसे 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर,
व 200 मिलीमीटर आदि। सावधानियां व रखरखाव। इससे किसी चीज को ठोकना नहीं चाहिए। इससे ज्यादा कस के कील को नहीं दबाना चाहिए, अन्यथा वह कट जाएगी और आधी कील लकड़ी में ही रह जाएगी। अब हम जिमलेट का अध्ययन करेंगे। यह लोहे की एक रॉड होती है और यह आगे नुकीली होती है व इसमें चूड़ियां भी बनी होती हैं तथा पीछे लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हत्था लगा होता है। यह लकड़ी में आर पार या गहरा सुराख करने के काम में आता है। कार्यों के अनुसार इसका साइज लंबा और व्यास अधिक हो सकता है। यह निम्न साइजों 4 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक मिलते हैं। सावधानियां व रखरखाव। जहां कील लगी हो वहां इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग में लाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हैंडल ढीला या हिल डुल ना रहा हो। प्रयोग करते समय यह सीधा और तल से लंबवत होना चाहिए, नहीं तो जिमलेट टूट सकता है। हैंडल वाला जिमलेट ही प्रयोग में लाना चाहिए। अब हम ऑगर का अध्ययन करेंगे। आकार में यह ठीक जिमलेट की तरह ही होता है। यह अधिक लंबा होने के कारण अधिक गहरा सुराख कर सकता है। इसका लंबा साइज इसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। यह निम्न साइजों में बाजार में उपलब्ध होता है: 12 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर व 25 मिलीमीटर आदि। सावधानियां व रखरखाव। जहां कील लगी हो उसके ऊपर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग में लाते समय हैंडल ढीला या हिलडुल ना रहा हो। प्रयोग करते समय सीधा और तल से लंबवत होना चाहिए, नहीं तो ऑगर टूट सकता है। हैंडल वाला ऑगर ही प्रयोग में लाना चाहिए। अब हम काइया या ऑर्डिनरी कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन का अध्ययन करेंगे। इसकी बनावट कुछ हथौड़े से मिलती है। इसके एक तरफ चपटा भाग होता है तथा दूसरी तरफ चौकोर भाग होता है। यह कॉपर का बना होता है तथा मध्य सिरा लोहे का होता है और इसमें कॉपर को कसकर जोड़ दिया जाता है। इसे बाह्य रूप से गर्म करते हैं और जहां सोल्डरिंग करनी होती है वहां पर सोल्डरिंग करते हैं। यह लगभग 250 ग्राम का होता है। सावधानियां व रखरखाव। सोल्डरिंग करते समय इसकी बिट साफ कर देनी चाहिए। इसे जरूरत से ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। यह 3 भागों में बटी होती है। सबसे ऊपर कॉपर रॉड होती है और मध्य में एलिमेंट होता है और इसके हत्थे के पीछे से तार निकालकर एलिमेंट को गर्म करते हैं, जिससे कॉपर की रॉड गर्म हो जाती है और इसका प्रयोग छोटे जॉइंटों को सोल्ड करने के लिए किया जाता है तथा इसका मुख्य उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मरम्मत आदि में किया जाता है। यह निम्न वाटेज में उपलब्ध होते हैं, जैसे 15 वाट, 25 वाट, 35 वाट, 65 वाट, 125 वाट व 250 वाट आदि। सावधानियां व रखरखाव। विद्युत घात से बचने के लिए इसे अर्थ करना आवश्यक है। इसके साथ मुलायम तार अर्थात रांगे का प्रयोग करना चाहिए। अब हम मेल्टिंग पॉट व लैडल का अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें एक पॉट होता है और एक लैडल होती है। इसका उपयोग हम 2 तारों के बीच
जोड़ को सोल्डर करने के उपयोग में करते हैं। हम पॉट में सोल्डर को गर्म करते हैं और लैडल से जोड़ के ऊपर डालते हैं। इसका प्रयोग केबल जॉइंटिंग में किया जाता है। अब हम ब्लो लैंप का अध्ययन करेंगे। इसे केबल की तारों को सोल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह स्टोव की तरह दिखाई देता है व केरोसिन से चलता है। इसका उपयोग रांगे को पिघलाने में किया जाता है तथा यह केबल जॉइंटिंग के कार्यों का एक महत्वपूर्ण औजार है। सावधानियां व रखरखाव। जलाते समय इसका मुंह किसी व्यक्ति की तरफ नहीं करना चाहिए। जरूरत से अधिक हवा भी नहीं भरनी चाहिए। मिट्टी के तेल को सावधानी पूर्वक भरना चाहिए व कभी भी पूरा नहीं भरना चाहिए। ट्राई स्क्वायर या गुनिया। इसके दो भाग होते हैं, ब्लेड और स्टॉक। जो ब्लेड होता है वह साधारण ब्लेड की तरह होता है और जो स्टॉक होता है वह कठोर लोहे का बना होता है व ब्लेड से जुड़ा होता है। यह वस्तु के किनारे की लंबाई को नापने के काम भी आता है। ट्राई स्क्वायर का मुख्य कार्य गुनिया की जांच करना है, अर्थात समकोण की जांच करना। यह 150 मिलीमीटर व 200 मिलीमीटर की नाप में बाजार में मिलते हैं। सावधानियां व रखरखाव। इससे किसी चीज को ठोकना नहीं चाहिए। ब्लेड और स्टॉक के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ब्लेड और स्टॉक आपस में हिलने डुलने नहीं चाहिए। अब हम स्पैनर सेट अर्थात पाना या चाबी का अध्ययन करेंगे। यह कास्ट स्टील का बना होता है। इसमें बॉडी के दोनों तरफ खुले जबड़े होते हैं जो कि नटों और बोल्टों को कसने और खोलने के लिए बने होते हैं। इसका साइज इसके जबड़ों के बीच की दूरी के हिसाब से होता है तथा इनके सेट विभिन्न साइजों व आकारों में मिलते हैं, जैसे रिंग स्पैनर सेट, बॉक्स स्पैनर सेट आदि। सावधानियां व रखरखाव। इससे किसी चीज को ठोकना नहीं चाहिए। इसके सिरों पर ग्रीस आदि नहीं लगी होनी चाहिए। इसका सिरा नट बोल्ट पर ठीक से सटा होना चाहिए। कसे नट को ढीला करते समय इसे किसी दूसरी चीज जैसे हथौड़ा आदि से चोट नहीं मारनी चाहिए। समायोजनीय स्पैनर अर्थात एडजस्टेबल रेंच। इसको हम मंकी रिंच भी कह सकते हैं। यह भी साधारण स्पैनर की तरह होती है, परंतु इसमें बीच में एक नियंत्रक नट अर्थात एडजस्टेबल नट होता है जो कि जबड़ों अर्थात जॉज की मोटाई कम या ज्यादा करने में उपयोग किया जाता है। सावधानियां व रखरखाव। इससे बहुत ज्यादा टाइट नट नहीं खोलना चाहिए। घूमने वाले हिस्सों पर स्नेहक तेल लगाना चाहिए। सीजर्स अर्थात कैंची। यह लोहे की या स्टील की होती है। इसका उपयोग हम वाइंडिंग करते समय कुचालक कागज, लेदराइट कागज आदि को काटने के लिए तथा बहुत से अन्य कार्यों में प्रयोग करते हैं। सावधानियां व रखरखाव। इससे कठोर धातु की चीजें नहीं काटनी चाहिए। इसकी धार तेज कराते रहना चाहिए। इससे किसी चीज को ठोकना भी नहीं चाहिए। स्पिन स्ट्रेट या बैंड। इसके दो भाग होते हैं, लेग और काटने वाला जबड़ा अर्थात लेग एंड कटिंग जॉ। इसका उपयोग हम लोहे की चादर, कॉपर की पतली शीट को काटने में करते हैं। इसमें कटिंग जबड़ा काटने का काम करता है। सावधानियां व रखरखाव।
इसे धारदार करवाते रहना चाहिए व धातु की ज्यादा मोटी चादर इससे नहीं काटनी चाहिए। रंदा, यह बढ़ई लोगों के काम में आता है। इसका उपयोग इसके नाम से ही पता चलता है कि यह लकड़ी को समतल करने के काम में आता है। यह लकड़ी और लोहे का होता है और नीचे के हिस्से में ब्लेड होता है जो लकड़ी को समतल करने में प्रयोग किया जाता है। सावधानियां व रखरखाव। लकड़ी में यदि कील लगी हो तो वह भाग इससे नहीं छीलना चाहिए। समय समय पर इस पर धार रखते रहना चाहिए। स्टैंडर्ड वायर गेज, यह एक लोहे टाइप की पतली स्टील की पत्ती होती है जिसमें अलग अलग साइज के खांचे अर्थात स्लॉट कटे होते हैं। इन स्लॉट की ही मदद से हम तार का गेज नापते हैं तथा यह विभिन्न प्रकार की तारों व केबलों के गेज नापने के काम में प्रयुक्त किया जाता है। सावधानियां व रखरखाव। इसे अलग से संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि यह पतला होता है और इसके टेढ़े मेढ़े होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ इसको नमी से बचाना चाहिए। स्टॉक एंड डाई सेट, इसके प्रमुख भाग होते हैं स्टॉक, गाइड, हैंडल डाई। स्टॉक और डाई के दो प्रकार भी होते हैं, स्थिर व अस्थिर। इसका मुख्य कार्य कंड्यूट पाइप में चूड़ियां काटना है तथा इसकी डाई विभिन्न पाइपों के साइजों के आधार पर मिलती है। सावधानियां व रखरखाव। चूड़ियां बनाते समय इसमें तेल अर्थात कूलेंट भी डालते रहना चाहिए। डाइयां ठीक तरह से कसी होनी चाहिए। प्रयोग के बाद डाई को साफ कर देना चाहिए। कंड्यूट पाइप के अनुसार ही गाइड और डाई का प्रयोग करना चाहिए। डाई के तिरछे भाग को कंड्यूट पाइप पर रखने के बाद ही चूड़ियां बनाना चाहिए। पुली पुलर, यह माइल्ड स्टील का बना होता है और यह मशीनों जैसे मोटर, जनरेटर आदि में शाफ्ट पर कसी गई पुली को उतारने के काम में आता है। इसकी 3 टांगे होती हैं और बीच में एक स्क्रू होता है। इनकी टांगे समायोजनीय प्रकार की होती हैं। इसे ही पुली में चारों ओर फंसाते हैं तथा फिट स्क्रू को कसते हैं जब तक कि पुली निकल ना जाए। यह इन साइजों में बाजार में उपलब्ध है, 200 मिलीमीटर व 250 मिलीमीटर आदि। सावधानियां व रखरखाव। समय समय पर स्क्रू में स्नेहक तेल डालते रहना चाहिए। बेंच बांक अर्थात बेंच वाइस, यह ढलवा लोहे का बना होता है। इसका प्रयोग ऐसी चीजों को पकड़ने में करते हैं जिन्हें पकड़ना कठिन होता है या हाथ से पकड़ने पर फिसलती हैं। इसमें 2 लोहे के जबड़े होते हैं, एक स्थिर रहता है तथा एक चलायमान होता है तथा जिसे आगे या पीछे करने के लिए एक हत्था लगा रहता है। वह घुमाया जा सकता है। इसे एक तरफ घुमाने पर जबड़ों के बीच की दूरी घटती है तथा उल्टी दिशा में घुमाने पर जबड़ों के बीच की दूरी बढ़ती है। सावधानियां व रखरखाव। इसकी हैंडल की चूड़ियों पर स्नेहक तेल डालते रहना चाहिए। अब हम इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का अध्ययन करेंगे। इसके मुख्य भाग होते हैं मोटर, चक, हत्था, स्विच, बिट व चक की चाबी। मोटर को सप्लाई देने पर रोटर घूमता है
और इससे ड्रिल मशीन में लगा आगे का भाग जिसमें बिट कसते हैं वह भी घूमता है। इसमें प्रयोग होने वाली मोटर AC/DC से चलने वाली यूनिवर्सल मोटर होती है। बिट को ड्रिल के आगे के चक में ठीक तरह से चाबी द्वारा कसते हैं तथा ड्रिल को चलाने तथा रोकने के लिए एक ऑन ऑफ स्विच लगा होता है। यह घरों में प्रयोग होने वाले स्विचों की तरह कार्य करता है तथा इसे पकड़ने के लिए एक हत्था लगा रहता है। यह प्लास्टिक या लोहे की हो सकती है। यह विभिन्न साइजों में चक के आकार व लगने वाली बिटों के आधार पर मिलती है। सावधानियां व रखरखाव। कमजोर और छोटी बिट पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। ड्रिल को वस्तु से 90 डिग्री कोण पर लंबवत रखना चाहिए। छेद करने से पहले निशान सुम्मी द्वारा लगाना चाहिए। बड़ा छेद करने के लिए हो सके तो पहले पतला छेद करें, फिर सही बिट लगाकर बड़ा छेद करना चाहिए। छेद करते समय कंपन या झटका महसूस हो तो ड्रिल से छेद नहीं करना चाहिए। बिट को मशीन में मजबूती से कसना चाहिए तथा बीच बीच में चाबी द्वारा कसते रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक ड्रिल का प्रयोग करते समय ध्यान देना चाहिए कि इसकी बॉडी आवश्यक रूप से अर्थ हो। अब हम क्रिम्पिंग टूल का अध्ययन करेंगे। यह एक बहुउपयोगी औजार है। इसका प्रयोग केबल जॉइंट्स व केबल टर्मिनल्स के कार्यों में करते हैं, क्योंकि केबलों के सिरों पर लग अथवा थिम्बल लगाने की आवश्यकता होती है। इस विधि में सबसे पहले केबल का सिरा छीला जाता है, फिर उसमें लग उसी केबल के साइज का लगाकर क्लिपिंग टूल द्वारा कस के दबा देते हैं, जिससे लग मजबूत हो जाता है और स्पार्किंग भी नहीं करता है तथा विद्युत भार पर गर्म भी नहीं होता। यह विभिन्न साइजों की केबलों के आधार पर भिन्न भिन्न साइज में मिलते हैं। छोटी केबलों अर्थात 2.5 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक के लिए हस्तचालित क्रिम्पिंग औजार का इस्तेमाल होता है तथा बड़ी केबलों 50 वर्ग मिलीमीटर से 400 वर्ग मिलीमीटर तक के लिए हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, जो हस्तचालित व पैर चालित भी आते हैं। सावधानियां व रखरखाव। केबल पर लग ठीक प्रकार से लगाकर ही क्रिम्पिंग टूल द्वारा कसना चाहिए। केबल व लग के साइज के अनुसार ही ठीक साइज की डाई का इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल को रखते समय उसका हाइड्रोलिक प्रेशर को समाप्त कर देना चाहिए। पाइप कटर। इसका प्रयोग पाइप को काटने में किया जाता है। इसमें भी बांक की तरह 2 लोहे के जबड़े लगे होते हैं, जिनमें से एक स्थिर होता है तथा उस पर एक ब्लेड लगा होता है। चलायमान जबड़ा जो आगे पीछे हो सकता है, उस पर 2 ब्लेड लगे होते हैं। इनमें पाइप कसकर फंस जाता है व अधिक घुमाने पर पाइप कटता जाता है। बियरिंग पुलर। इसका प्रयोग मोटरों में लगी बियरिंग निकालने में करते हैं। इसमें 2 टांगे होती हैं। इसे हम बियरिंग में फंसा देते हैं तथा बीच में एक पेंच होता है। उसको शाफ्ट में लगाकर कसते जाते हैं जब तक कि बियरिंग बाहर नहीं आ जाती है। यह विभिन्न छोटे बड़े साइज में मिलते हैं। सावधानियां व रखरखाव। समय समय पर
इसकी स्क्रू तथा स्क्रू प्लेट पर स्नेहक तेल डालते रहना चाहिए। सारांश। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात हमने ये जाना कि वायरमैन के लिए कौन कौन से जरूरी विशेष उद्देश्यीय औजारों की आवश्यकता होती है व इन औजारों का रख रखाव किस प्रकार किया जाता है व उनको उपयोग करते समय कौन सी सावधानियों को प्रयोग में लाना चाहिए। विशेष उद्देश्यीय औजारों के विभिन्न उपयोग भी हमने सीखे। कक्षा कार्य। विद्यार्थी निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। बियरिंग पुलर को चित्र सहित समझाइए। पाइप कटर का वर्णन करें।